सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान फर्स्ट ग्रेड में जो मनोविज्ञान के टॉपिक है उसके ऊपर दूसरा पार्ट लेके आया मैं आज। तो इस दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। जो हमने बेसिक चीज़ पढ़ी थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। ये पार्ट 2 है और इस पार्ट में एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैंने जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो भ्रमित करने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को उत्तर सहित बताया है, ताकि वो आपके जो प्रश्न है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए, ताकि आप उसमें गलती नहीं करें। क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा भ्रमित करते हैं। उनके ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप ये कि वो के समझने लग जाते हैं कि ये होगा वो होगा। तो ऐसे प्रश्नों का मैंने समावेश किया है, जो प्रत्येक वीडियो के साथ मैं करूँगा। 5 या 10 प्रश्न प्रत्येक वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले हमने अभी तक पढ़ा था मनोविज्ञान के बारे में, तो आज से हम प्रारंभ करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान। शिक्षा का मनोविज्ञान किस प्रकार होता है। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो क्या होता है, व्यक्ति की जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती है उसका प्रकटीकरण। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, इसका शाब्दिक करते हैं। इसको अगर अंग्रेजी में बात करें साइकोलॉजी कहते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी तो हमने पढ़ लिया था, साइकोलॉजी क्या होती है। और अब एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन जो शब्द है वह एडुकेटम से बना है, जो कि लैटिन भाषा का होता है। इसमें ई है, ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकलना, यानी कि अंदर से बाहर निकलना। जो भी अंदर का जो हमारा ज्ञान है वह बाहर निकलना, उसको कहते हैं हम शिक्षा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं शिक्षा। ये तो अंग्रेजी में जान लिया, अब हिंदी में जान देते हैं शिक्षा। शिक्षा क्या होती है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के बारे में तो हमने पहले ही देख लिया पहले वीडियो में। आज शिक्षा के बारे में देखेंगे। तो शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा जो है वो संस्कृत के मूल धातु शिक्ष धातु से निकली है। शिक्ष धातु से बना है शिक्षा। तो इस शिक्षा का अर्थ होता है बाहर निकलना, यानी अंदर की चीज़ बाहर निकलना। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। एजुकेशन की बात करें या शिक्षा की बात करें तो दोनों का है अंदर से बाहर निकलना या फिर बाहर निकलना, यानी कि हमारे अंदर जो भी है उसको बाहर निकालना ही क्या है, एक तरह की शिक्षा है। हमारे अंदर जो भी ज्ञान है उसको बाहर निकालना ही शिक्षा है। तो हम सीधे अर्थों में कह सकते हैं व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियाँ, जो भी अंदर शक्तियाँ हैं उनका प्रकटीकरण, उसको बाहर निकालना। प्रकटीकरण का अर्थ क्या होता है, बाहर निकालना। उनको बाहर निकालना क्या है, शिक्षा, शिक्षा है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन क्या करता है हमारे जीवन में, एजुकेशन का महत्व क्या है। एजुकेशन के महत्व की बात करें अगर हमारे जीवन में, तो एजुकेशन सबसे पहले है शिक्षित करना, एडुकेट। एजुकेशन से हम शिक्षित होते हैं। दूसरी बात है, शिक्षा से नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, टू लीड आउट, यानी कि नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। किसी का भी नेतृत्व करने की जो क्षमता है वह एजुकेशन के सिवा किसी और से नहीं आ सकती। एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, साथी होता है। तो उस एजुकेशन से ही नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। एजुकेशन का और भी एक उपयोग है वो सामने लाना, टू ब्रिंग फोर्थ, यानी कि सामने लाना। जो भी ज्ञान है उसको सामने लाना शिक्षा से संभव होगा। बिना शिक्षा के आप कहीं भी कुछ बोल भी नहीं सकते हो। तो आपके अंदर का जो ज्ञान है उसको सामने लाने का कार्य भी शिक्षा ही करती है। आगे है शिक्षा का एक और जो कार्य है वो ऊपर उठाना, टू ब्रिंग अप। ऊपर उठाना यानी कि सामान्य जो स्थिति है उससे ऊपर उठाना, सामान्य स्थिति से ऊपर उठाने का कार्य जो है शिक्षा के द्वारा होता है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से 1900 से मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है 1900 ईस्वी से मानी जाती है। और इसका जो स्पष्ट स्वरूप है शिक्षा मनोविज्ञान का, जो आज हम पढ़ते हैं, वह शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप है जो 1920 में सामने आया था। उत्पत्ति तो 1900 में ईस्वी में हो गई थी, लेकिन जिसका जो स्पष्ट स्वरूप है वह 1920 में सामने आया था। ऐसा माना जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोवैज्ञानिक था प्रथम, वह थॉर्नडाइक था। थॉर्नडाइक सबसे पहले, अगर हम सिर्फ साइकोलॉजी की बात करें तो अरस्तु था, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो वह है थॉर्नडाइक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक था। उसके बाद बात करते हैं 1920 की बात करें तो उस समय स्पष्ट स्वरूप जो प्राप्त होता शिक्षा मनोविज्ञान को, वह ये मुख्य रूप से इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ही ये स्वरूप प्राप्त हुआ है। उसमें से मुख्य रूप से थॉर्नडाइक हैं, जड़ हैं, टर्मन हैं, स्टैनले हॉल।
थॉर्नडाइक, जर्ड, टर्मन, स्टैनले हॉल, इन सभी के संयुक्त प्रयासों से 1920 के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान को जो है स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो गया था। तो हमें इन जो मनोवैज्ञानिक है इनका नाम याद रखना है और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का भी नाम याद रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि शिक्षा के मैंने बहुत सारे पेपर है उनका गहन अध्ययन किया, उसमें से सामने आया कि ये जो 3-4 मैंने लिखी है परिभाषा डेफिनेशन, बार बार ये रिपीट होती है शिक्षा के बारे में। यानी शिक्षा जो टॉपिक है एजुकेशन टॉपिक से यही जो बार बार रिपीट होती है। तो शिक्षा की है, शिक्षा किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारे क्रो ने कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, हमारे जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जब तक हम बूढ़े होते हैं तब तक हमारे जितने भी हम अनुभव सीखते हैं उन सभी का वर्णन करता है और उन सभी की व्याख्या भी करता है, उसको हम शिक्षा कहते हैं। क्रो ने कहा था। अगली बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ये कहा था हमारे स्किनर जी ने, यानी B.F. स्किनर सर जो थे हमारे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानव का जो व्यवहार होता है उसका शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं पेस्टोलॉजी के द्वारा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, पेस्टोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा की अगर बात आती है जहाँ पर शिक्षा की, वहाँ पर पेस्टोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पेस्टोलॉजी को याद रखना बहुत ही जरूरी है। पेस्टोलॉजी की परिभाषा देखते हैं। शिक्षा मनुष्य की समस्त शक्तियों का स्वाभाविक, प्रगतिशील एवं विरोधहीन विकास है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति की सभी शक्तियाँ हैं उनका स्वाभाविक रूप से प्रगतिशील, उत्तरोत्तर प्रगति होना एवं विरोधहीन, उसमें कोई विरोध नहीं आता है, विरोधहीन विकास होता है। पेस्टोलॉजी ने कहा था ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद करनी है। महत्वपूर्ण क्या है? ये तीनों महत्वपूर्ण है जो मैंने लिखी है यहाँ पर। इन तीनों डेफिनेशन को आपको याद करना ही होगा। दूसरी याद करे नहीं करे वो कोई बात नहीं, लेकिन इन तीनों को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के तत्व, शिक्षा में मुख्य रूप से सीखने वाला, सिखाने वाला, एक तो सीखने वाला होता है यानी कि बालक, सिखाने वाला होता है यानी कि टीचर। ये दो मुख्य रूप से होते हैं, सीखने वाला और सिखाने वाला। अब सीखने वाला क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा, ये शिक्षा के अंदर आता है कि सीखने वाला बालक क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा। ठीक है, और फिर बाद में बात करते हैं शिक्षा का दूसरा तत्व सिखाने वाले की, यानी कि टीचर की बात करते हैं। जो टीचर होता है वह क्या सिखाएगा और कैसे सिखाएगा, ये भी हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व होते हैं। शिक्षा के तत्व, सिखाने वाला टीचर क्या सिखाएगा सबसे पहले बालकों को, और कैसे सिखाएगा, कौन सी पद्धति से सिखाएगा, कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करेगा, ये सभी बात इसमें आती है, शिक्षा के तत्वों के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करें तो वातावरण के आधार पर सफलता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या नेचर है कि ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, वातावरण के आधार पर जो भी बालक हैं उसकी सफलता और का पूर्वानुमान लगा सकता है कि बालक किस हद तक सफल हो जाएगा, यानी आगे जीवन में कितनी उन्नति कर सकता है, इसकी हमें जो पूर्वानुमान है वह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा लगाया जा सकता है। उसके लिए हमें वातावरण, बालक के वातावरण का और परिवार का भी अध्ययन करना होता है। इन दोनों का अध्ययन करने के बाद में शिक्षा मनोविज्ञान जो है उस बालक की सफलता के बारे में पूर्वानुमान कर सकता है, यानी भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वस्तुपरक, पक्षपात रहित दृष्टिकोण और तर्क संगत होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, ये वस्तुपरक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विधि है, यानी एक तरह का ये भी विज्ञान है, स्वतंत्र विज्ञान है, तो ये वस्तुपरक तो होना ही है। पक्षपात रहित होता है, इसका दृष्टिकोण जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान का वो पक्षपात रहित होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, ये पक्षपात रहित होता है। उसके बाद में आता है शिक्षा मनोविज्ञान तर्क संगत होता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा तर्क करता है कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, आदि बातें जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। आगे उसकी प्रकृति बारे में कहे तो आगामी वृद्धि एवं विकास का मार्ग दिखाना, यानी कि एक जो बालक होता है वह बालक
आगे किस तरह से वृद्धि कर सकता है और आगे उसका विकास किस प्रकार से हो सकता है, उसका मार्गदर्शन करना वृद्धि एवं विकास का मार्गदर्शन करता है। ऐसा करेंगे तो इस तरह का विकास होगा, इस तरह से करेंगे तो इस प्रकार से वृद्धि हो सकती है, ऐसा आहार होना चाहिए, ऐसी क्रियाएं होनी, मानसिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, जैसी भी क्रिया है वो इस प्रकार की होनी चाहिए। ये सभी बातें जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही हमें ज्ञान होता है। यानी कि जो वृद्धि एवं विकास का जो मार्ग है वह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही दिखाया जाता है। आगे बात करते हैं वस्तुगत अवलोकन एवं प्रेक्षण पर जोर दिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वस्तुगत अवलोकन पर, किसी एक वस्तु जैसे किसी पर फोकस करके उसका अवलोकन करता है और प्रेक्षण पर ही जोर देता है। आगे बात करते हैं विज्ञान की तरह ही भविष्यवाणी संभव है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक तरह का विज्ञान ही है। यानी कि विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे मौसम विज्ञान हुआ तो मौसम की भविष्यवाणी करता है, अंतरिक्ष वाले जो अंतरिक्ष के अंदर की भविष्यवाणी करते हैं। उसी प्रकार जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा के जो भी आधार है उनके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बालक किस हद तक आगे बढ़ सकता है, ये प्रतिभावान है कि नहीं, ये आगे कितना सीख सकता है। ये इस तरह की जो भविष्यवाणी है शिक्षा के संबंध में वह शिक्षा मनोविज्ञान कर सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह का विधायक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान, हाँ एक चीज़ और बता दूं आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों विधायक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सब में अलग अलग, बालक के संदर्भ में अलग होगा, शिक्षक के संदर्भ में अलग होगा, और आगे हम बात करेंगे तो शिक्षा का वातावरण है, वातावरण के संदर्भ में अलग होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वह बालक के संदर्भ में कितना हद तक है, यानी बालक के संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस बालक के संदर्भ की बात करें तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक की शारीरिक संरचना का भी अध्ययन करता है। बालक की शारीरिक संरचना का शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शारीरिक संरचना के साथ साथ मानसिक संरचना का भी अध्ययन करता है। बालक की मानसिक संरचना का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। उसी के साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत संवेगात्मक क्रियाओं का भी अध्ययन होता है। जैसे संवेग होते हैं बहुत सारे, भय, क्रोध, घृणा वगैरह, इन सभी जो भी संवेग है उन सभी संवेगों का जो अध्ययन है वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं सामाजिक क्रियाएं। बालक के द्वारा की जाने वाली सभी सामाजिक क्रियाएं, समाज में रहते हुए जो भी क्रियाएं करता है उन सभी क्रियाओं का जो अध्ययन है वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसी के साथ साथ में अनुवांशिकता, हेरिडिटी, अनुवांशिकता का भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हमारे आगे एक टॉपिक भी आएगा अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकता का भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम बात करते हैं वातावरण का अध्ययन भी, बालक का जो वातावरण है, कैसे वातावरण में बालक रह रहा है, उस वातावरण से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, कैसा वातावरण होना चाहिए बालक का, उन सभी बातों की जो का अध्ययन जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये तो थे बालक के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं शिक्षक के संदर्भ में, कौन कौन से शिक्षक के संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कितना विस्तृत है। आगे बात करते हैं शिक्षक के संदर्भ में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक और उसका प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि शिक्षक किस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए और उसका प्रशिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। यानी शिक्षक है उसको कैसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे जो है वो बालकों का हित कर सके। ठीक है, तो शिक्षक और उसका प्रशिक्षण जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी कैसी है शिक्षक की, उस पर्सनैलिटी की जो अध्ययन है वह भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षक के व्यक्तित्व का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं शिक्षक का शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ कैसी है शिक्षक की, फिजिकल हेल्थ। तो शिक्षक की फिजिकल हेल्थ के बारे में भी, फिजिकल एंड मेंटल दोनों प्रकार की हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का जो है अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कि शिक्षक अगर रोग मुक्त होगा तो बालक को किस प्रकार से शिक्षा दे सकता है, अच्छी तरह से शिक्षा देगा। अगर उसके ऊपर कोई व्याधि है तो उसके स्वभाव के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। इन सभी बातों की जानकारी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है। आगे बात करते हैं शिक्षक का व्यक्तित्व, ही था आगे तो वापस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आगे हम बात करते हैं शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, तो बात करते हैं जो एक टीचर होता है उसका जो मानसिक स्वास्थ्य यानी उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। मेंटल हेल्थ
कैसी हैं, उस मेंटल हेल्थ के ऊपर जो मेंटल हेल्थ का जो अध्ययन है वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि एक शिक्षक होगा, उस शिक्षक का मानसिक स्तर कितना होना चाहिए। अगर इतना अगर उसकी बुद्धि लब्धि इतनी है, मान लो XYZ, तो वह इतना अधिगम करवा सकता है बालकों के अंदर इस तरह का विकास करवा सकता है, बालकों को प्रेरित कर सकता है। उन सभी बातों का जो अध्ययन है वह मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत किया जाता है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन भी करता है। आगे बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया के अंदर मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक विस्तृत है देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन करता है सीखने के नियमों का एवं सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि सीखने के नियम कैसे होने चाहिए एवं सीखने के सिद्धांत कैसे होने चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है सीखने के नियम एवं सिद्धांत किस प्रकार से होने चाहिए, यानी किन नियमों के आधार पर हम शिक्षण करवाएं ताकि बालक जल्दी सीखे, कौन से सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। ये सभी बातें हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं स्मृति एवं विस्मृति। स्मृति एवं विस्मृति, स्मृति और विस्मृति का भी जो अध्ययन है वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं समस्या समाधान। अगर कोई बालक है जिसको जो अधिगम नहीं कर पा रहा है, उसकी कोई समस्या है, तो उन सभी समस्याओं का जो समाधान है वह भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है कि किस प्रकार से बालक की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा या निदानात्मक शिक्षण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वो हमारा आगे टॉपिक आएगा उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण, उसके ऊपर हम इसके बारे में जो डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है प्रशिक्षण स्थानांतरण का भी अध्ययन करता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे धनात्मक, ऋणात्मक, लंबात्मक आदि जो भी स्थानांतरण होते हैं प्रशिक्षण स्थानांतरण, उन सभी का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करवाया जाता है। आगे बात करते हैं उनके शिक्षा मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन कंफ्यूज करने वाले प्रश्नों के बारे में भी मैंने यहाँ पर बताए हैं कुछ प्रश्न, तो देख लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहले प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है तो शिक्षक, पाठ्यक्रम, बालक या अधिगम सामग्री, इनमें से अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वह होता है बालक। लेकिन कोई बालक ऐसे समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शिक्षक, पाठ्यक्रम और बालक तीनों केंद्र बिंदु होते हैं। नहीं, तीनों नहीं होते हैं, केवल बालक ही शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मुख्य रूप से बालक पर ही डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा अगर कोई प्रश्न आ जाए तो हमें बालक को ही सही मानना है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, तो इसमें देखेंगे हम नियामक हैं, विधायक हैं, नियामक एवं विधायक दोनों हैं या कोई नहीं है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शिक्षा मनोविज्ञान एक तरह का विधायक विज्ञान है। कैसा है दोस्तों? विधायक विज्ञान है। आगे बात है, एक जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने एक कोटेशन कहा था, मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ये जो कोटेशन किसने कहा था? ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो ये जो कोटेशन कहा था वाटसन ने। किसने कहा था दोस्तों? वाटसन ने कहा था। वाटसन ने कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा दो, आप जो कहोगे मैं उस बच्चे को बना दूंगा। आप डॉक्टर कहोगे डॉक्टर, इंजीनियर कहोगे इंजीनियर या टीचर कहोगे टीचर, जो भी आपको बनाना है वो मैं बना सकता हूँ। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। एक अध्यापक होता है, उसके कौन से गुण की जो विद्यार्थी होता है वो प्रशंसा करता है? प्रभावी शिक्षण की करता है, हाजिर जवाबी करता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार की करता है, सुस्त व सुंदर दिखने की करता है। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जो छात्र होता है वह शिक्षक की जो प्रशंसा करेगा वह प्रभावी शिक्षण के आधार पर ही करेगा। प्रभावी, अगर शिक्षक का शिक्षण बहुत ही प्रभावी है, इफ़ेक्टिव है, बालक को उसमें ज़्यादा अधिगम हो रहा है, बालक अच्छी तरह से सीख रहा है, तो जो बालक है वह शिक्षक के उस शिक्षण की प्रशंसा करता है, अन्य किसी भी गुण की नहीं करता है। तो हमें प्रभावी शिक्षण का याद रखना है कि छात्र हमेशा शिक्षक के प्रभावी शिक्षण की प्रशंसा करता है। आगे बात करते हैं, सही अर्थों में सच्चा शिक्षक वही है जो बालकों को आज्ञाकारी बनाए, बालकों को अनुसरण करना सिखाए, बालकों को प्रेरित करे, बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे। तो इसमें जो राइट होगा, बालकों को प्रेरित करने वाला शिक्षक। ऐसा शिक्षक जो बालकों को प्रेरित करता है, प्रेरणा प्रदान करता है, वही शिक्षक सच्चा शिक्षक है। इसमें भी बहुत जने कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि बालकों को स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे।
ये आपको लग रहा होगा कि ये होना चाहिए, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं। इसका उत्तर है बालकों को प्रेरित करने वाला शिक्षक। या ऐसे ऐसे जो मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं उसमें जो बालक हैं वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बालकों को, जो शिक्षक बालकों को प्रेरित करता है वही सच्चा शिक्षक होता है। आगे बात करते हैं, अध्यापक वही सफल हैं जो, सॉरी दोस्तों यहाँ पर वही लिखा गया लेकिन वही है, अध्यापक वही सफल हैं जो बालक की रुचि को जानता हो, बालक को पहचानता हो, आदतों को जानता हो, बालक के परिवार को जानता हो। तो इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। कोई बालक जो होता है वो कहते हैं बालकों की रुचि को जानने वाला अध्यापक सफल होता है। नहीं, रुचि को जानने वाला कभी सफल नहीं होता है। वही अध्यापक सफल है जो बालकों को पहचानता हो। पहचानने का मतलब ऐसे नहीं है कि उसके नाम से जानता हो, नाम से जानने की बात नहीं है। पहचानता का अर्थ होता है उसके अंदर कौन सी कमी है, कौन सी अच्छाई है, उन सभी बातों का जिस अध्यापक को ज्ञान होता है वही अध्यापक सफल होता है, क्योंकि वह व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उसको शिक्षण करवा सकता है। तो जो बालकों को पहचानता है वही जो अध्यापक है वह सफल होता है। आगे बात करते हैं, कक्षा में सफल होने के लिए अध्यापक को जानना चाहिए। अगर एक अध्यापक है कक्षा में शिक्षण करवा रहा है, उसको अपने शिक्षण की सफलता प्राप्त करनी शिक्षण में, तो वह उसको क्या ज्ञान होना चाहिए? व्यवहारिक विज्ञान का, छात्रों के व्यक्तित्व का, कक्ष की स्थिति का, या पाठ्यक्रम का। इसमें भी बहुत जने कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो छात्रों के व्यक्तित्व को समझ लेते हैं या व्यवहारिक विज्ञान को समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, इसका सही उत्तर है कक्ष की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। अगर अध्यापक को कक्ष की स्थिति का ज्ञान हो जाता है तो वह आसानी से जो है शिक्षण करवा सकता है। यानी सबसे पहले जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम की जो स्थिति है वह हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसकी जानकारी होती है तो कोई भी शिक्षक है वह अच्छी तरह से शिक्षण करवा सकता है। तो हमें सबसे पहले कक्ष की जानकारी प्राप्त करनी है और बालकों को पहचानना भी है, उसके साथ साथ बालकों को प्रेरित भी करना है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं आपके और भी वीडियो बना सकूं। आप लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी आगे वीडियो प्राप्त हो सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या हो रही होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।